नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में हम जो भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि के प्रकारों में जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने मिश्रित खेती के बारे में पढ़ा था और काफ़ी गहन चर्चा भी करी थी। मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, मिश्रित खेती में क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सब के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जीविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादन। देखो विद्यार्थियों, जीविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादन है वो उन भौगोलिक क्षेत्रों में किए जाते हैं या उन क्षेत्रों में किए जाते हैं जहाँ या तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठंड हो, जहाँ बर्फ़बारी होती हो, स्नोफॉल होता हो, या फिर ऐसे क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल ही शुष्क हो, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो और वर्षा पर निर्भर सिर्फ एक ही खेती करते हो। तो ऐसे भागों में फसल के साथ साथ में वो अपना जीवन यापन करने के लिए पशुपालन का सहारा लेते हैं और फिर चारागाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पशुओं को चराने के लिए जाते रहते हैं। इस प्रकार की एक जो खेती है की जाती है। अब इसकी जो कोई विशेषताओं में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये होती क्या है खेती। इस कृषि व्यवस्था का जन्म उत्तरी यूरोप में हुआ था। सबसे जो मेन बात है कि जीविकोपार्जन फसल के साथ साथ में पशु उत्पादन जो कृषि है उसका जन्म कहाँ हुआ था। विद्यार्थियों कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जीविकोपार्जन एवं पशु उत्पादन कृषि का जन्म कहाँ हुआ था। तो विद्यार्थियों, जन्म कहाँ हुआ था इसका? उत्तरी यूरोप में। और साथ में ही विश्व में इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बहुत ही अल्प क्षेत्र पाया जाता है। मतलब ज़्यादा बड़े या विस्तृत क्षेत्र में या ज़्यादा क्षेत्र में इस प्रकार की खेती नहीं की जाती है, बहुत ही कम क्षेत्र में इस प्रकार की खेती की जाती है। जन्म मैंने बता दिया था कहाँ हुआ था? उत्तरी यूरोप में। साथ में ही विश्व में इस प्रकार की कृषि व्यवस्था व्यापारिक शस्य एवं पशु उत्पादन कृषि के रूप में बदल गई है। देखो इसकी मेन विशेषता ये है। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था व्यापारिक एवं पशुपालन खेती, व्यापारिक एवं पशुपालन खेती के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें मिश्रित खेती का नाम भी दिया था। कौन सी खेती का नाम दिया था? मिश्रित खेती का, जिसमें हमने पढ़ा था मिश्रित खेती में कि कृषि के साथ साथ में पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। इसमें कृषि के साथ साथ में पशुपालन किया जाता है, लेकिन प्राचीन दृष्टि से जो ये खेती है वो सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन फसल और जीविकोपार्जन ही पशु उत्पादन का कार्य किए जाते थे लोग। मतलब अमूमन उतना ही खेती करते थे क्योंकि वर्षा या भौगोलिक दृष्टि से वहाँ थी नहीं अनुकूल जो खेती की जा सके या व्यापारिक दृष्टि से पशुपालन किया जा सके। सर्वप्रथम इसका जो आविर्भाव हुआ था वो उत्तरी यूरोप में हुआ था। धीरे धीरे इस कृषि में यंत्रीकरण आने लग गया, धीरे धीरे सिंचाई की व्यवस्थाएं शुरू होने लगी। तो यह खेती आगे चल कर के व्यापारिक शस्य यानी फसल और पशु उत्पादन में तब्दील हो गई यानी बदल गई, जिसे वर्तमान में हम मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और मिश्रित खेती के बारे में मैंने आपको बताया था कि पशुपालन के साथ साथ में अन्न उत्पादन का काम भी किया जाता है, और अन्न उत्पादन का काम है वो व्यापारिक दृष्टि से कम और पशुओं के लिए चाहे हरे चारे की व्यवस्था हो या उन्हें अनाज खिलाने का काम हो, और फिर थोड़ा बहुत बच जाता है जैसे गेहूँ वगैरह, उसका है वो सिर्फ मार्केटिंग करते थे यानी बाज़ार में उसे बेचते थे। अति शीत तथा अति शुष्क मौसम दशाएं होने के कारण वर्ष में केवल एक ही फसल उत्पन्न हो पाती है। वर्ष में एक फसल के कारण बाध्य होकर के पशुपालन को अपनाया गया है। देखो विद्यार्थियों, इसकी जो मेन विशेषता है वो यही है कि या तो ये जो फसल है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ठंड पड़ती हो,
या फिर उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे मौसम बिल्कुल ही शुष्क हो, जहाँ सिंचाई के साधन बिल्कुल ही कम हो या हो ही नहीं। उन क्षेत्रों में मजबूरन एक फसल की जाती है और वह फसल भी सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर आधारित होती है। अगर अच्छी वर्षा हो गई तो फसल हो जाएगी, चारागाह की व्यवस्था हो जाएगी। अगर अच्छी वर्षा नहीं हो पाती है तो फिर इन्हें पलायन करना पड़ता है पशुचारण के लिए भी। ठीक है विद्यार्थियों, अगर अच्छी वर्षा नहीं होती है, मानसून अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पर फिर फसल नहीं हो पाएगी और फसल नहीं होने के कारण लोगों को चारागाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मेन जो कारण है इस खेती का उन क्षेत्रों में होने का, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक दशाएँ हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार की भौगोलिक दशाएँ पाई जाती है। जैसे अब प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देखते हैं कि इस प्रकार की जो खेती है वो प्रमुख कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है। पहला है पश्चिमी यूरोप, और पश्चिमी यूरोप में भी मुख्यतः टर्की, उत्तरी ईरान और मध्यवर्ती यूरोप, ये प्रमुख क्षेत्र है इसके लिए। कौन कौन सा है प्रमुख क्षेत्र? पश्चिमी यूरोप, और पश्चिमी यूरोप में टर्की, उत्तरी ईरान और मध्यवर्ती एशिया, ये 3 क्षेत्र है पश्चिमी एशिया में जहाँ इस प्रकार की खेती है वो ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जो पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र है वो किस प्रकार के हैं? अति शीत है ये विद्यार्थियों, अति शुष्क। अति शुष्क में आते हैं ये क्षेत्र। किस में आते हैं? अति शुष्क में। और अति शुष्क में आने के कारण यहाँ पर एक ही फसल की जाती है बड़ी मुश्किल से, और वह भी नहीं हो पाती है तो साथ में मजबूरन होकर के किसानों को खेती के साथ में पशुपालन का काम है वो किया जाता है। तो पश्चिमी जो एशिया है वो शुष्कता के कारण इस प्रकार की खेती करता है, और साथ में इसमें उत्तरी साइबेरिया जहाँ भौगोलिक दशाएं विशेषतः अनुकूल नहीं है। उत्तरी साइबेरिया में हमें पता ही है विद्यार्थियों, अगर हमारे भारत देश की बात करें हम, तो भारत देश में भी अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तरी साइबेरिया या साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश कर जाती, और आज जो हमारा भारत देश है वो एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश में शामिल है। वो उष्णकटिबंधीय में शामिल नहीं होकर के किस में होता? या तो उपोष्ण कटिबंध में होता या फिर शीतोष्ण कटिबंध में होता। जो यहाँ आज भौगोलिक दशाएँ हैं, अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये भौगोलिक दशाएँ नहीं होती, और नहीं पर इस प्रकार की हमारे यहाँ खेती की जाती। तो उत्तरी साइबेरिया में अधिक ठंड पड़ने के कारण, या हम कह सकते हैं अति शीत के कारण या बर्फबारी के कारण है, मजबूरन वहाँ पर एक खेती करते हैं, और इस खेती के साथ साथ में है वो पशुपालन का काम करते हैं। अब देखो पश्चिमी एशिया में तो आदिवासी लोग कम रहते हैं, लेकिन जो उत्तरी साइबेरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग पाए जाते हैं वो एक तो जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, और साथ में ही आदिवासी लोग हैं उत्तरी साइबेरिया में है वो निवास करते हैं। तो इन भौगोलिक दशाओं के कारण मजबूरन उनके जो किसान होते हैं उस क्षेत्र में जो निवासी होते हैं उनको एक खेती करनी पड़ती है, और साथ में अपने जीवन यापन के लिए उन्हें पशुपालन का काम करना पड़ता है। तो क्षेत्र में अगर आपको मैप में दिखाए तो विद्यार्थियों आपको मैप में भी इन क्षेत्रों को दिखाना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि जीविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादन कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताए, और साथ में इसके क्षेत्रों का वितरण भी बताए। तो क्षेत्रों के वितरण में आपको एक आउटलाइन बनानी है विश्व के मैप की। उसमें पश्चिमी एशिया के जो प्रमुख देश है टर्की, उत्तरी ईरान और मध्यवर्ती एशिया। मध्यवर्ती एशिया में वही मंगोलिया है, थोड़ा उत्तरी चीन वाला भाग है, ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ टकला मकान वो मरुस्थलीय दशाएं होती है ना, वहाँ ये शुष्क दशाओं के कारण ही तो लोगों को मजबूरन है वहाँ एक खेती करनी पड़ती है, और साथ साथ में पशुपालन का काम करना पड़ता है। तो ये वाला क्षेत्र दिखाओगे आप विश्व के मैप में। और फिर उसके नॉर्थ में मध्य एशिया या एशिया के नॉर्थ में जो साइबेरिया है, एक तो उत्तरी साइबेरिया जो बिल्कुल ही 80 और 90 डिग्री के अक्षांश पे पाया जाता है, उन क्षेत्रों को आपको इसमें दिखाना है, उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्र। ये 2 ही प्रमुख क्षेत्र है विश्व में, एक तो पश्चिमी एशिया और दूसरा उत्तरी साइबेरिया, जहाँ पर जीविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादन का काम है वो किया जाता है। अब विद्यार्थियों हमारे जो कृषि के प्रकार थे टोटल 13 प्रकार थे, उसमें से हमने 11 प्रकारों के बारे में पढ़ लिया है। 2 प्रकार अब हमारे और बचे हैं।
तो आने वाली क्लास में हम जो उनके जो नेक्स्ट खेती के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे, और साथ में फिर हम इसकी जो प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गेहूं की फसल के बारे में पढ़ लिया था। अब आने वाली क्लास में हम 2 कृषि के प्रकार कंप्लीट होने के बाद में इनकी खेती या प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आना है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।